हाँ भाई, इसमें अपन पढ़ रहे थे कि मुद्रास्फीति में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर अपन ने यह भी पढ़ा था कि मुद्रास्फीति को कई भागों में अपन वर्गीकृत करते हैं। जैसे मुद्रास्फीति की जो दर है, दर के हिसाब से अपने रेंगती मुद्रास्फीति मतलब क्रिपिंग इन्फ्लेशन है, जिसमें मुद्रास्फीति की दर 2 से 3% हो। अब ये भी इसमें बताया था मैंने कि आर्थिक विकास के लिए मंद गति से या नियंत्रित मुद्रास्फीति का होना बहुत जरूरी है। अगर मुद्रास्फीति नहीं होगी तो अल्प विकसित राष्ट्र हैं या जो विकासशील राष्ट्र हैं उनका आर्थिक विकास रुक जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए धीमी गति से या नियंत्रित रूप से मुद्रास्फीति का पाया जाना जरूरी है। और वो मुद्रास्फीति कौन सी है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, जो बहुत जरूरी है विकास के लिए। तो उसको अपन नाम दिया था रेंगती मुद्रास्फीति। फिर अपने चलती मुद्रास्फीति, फिर अपने दौड़ती मुद्रास्फीति, फिर इसमें अपने हाइपर इन्फ्लेशन और ग्लोपिंग इन्फ्लेशन पढ़ा था। अब यहां से क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहां से। एक तो आर्थिक विकास के लिए किस दर से मुद्रास्फीति का होना जरूरी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 2 से 3% या 4% भी। ये जो मुद्रास्फीति दर है ये क्या है, जरूरी है। एक प्रश्न आ जाए, जो अनियंत्रित मुद्रास्फीति है, जो कंट्रोल नहीं हो सकती, उसका मेजरमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है, तो अनियंत्रित मुद्रास्फीति को क्या कहा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए या तो आपको मिलेगा हाइपर इन्फ्लेशन है या फिर आपको मिलेगा ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। क्लियर है अपने। फिर अपने पढ़ा था कि भाई मुद्रास्फीति के क्या इफेक्ट होते हैं, समझेंगे ना। एक लागत जन्य और मांग जन्य मुद्रास्फीति पढ़ा था। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति लागतों के बढ़ने के कारण होती है। अब वो लागतें चाहे मजदूरी की दरें बढ़ने से हो, चाहे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के बढ़ने से हो, चाहे वो कच्चे माल की कीमतों के बढ़ने से हो, या चाहे वो माल भाड़े में वृद्धि की वजह से हो, या गवर्नमेंट टैक्स लगा दे तो भी कीमतें बढ़ जाती है, वो भी तो लागत बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा करों में वृद्धि करने से हो, या फिर आयात महंगे हो रहे हो तो उससे भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, लागत जनित या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के क्या कारण हो सकते हैं। तो आपका दिमाग बिल्कुल वही क्लिक करना चाहिए कि लागतें जिससे बढ़ती हैं और लागतों के बढ़ने से जो कीमतें बढ़ती हैं वही लागत प्रेरित या लागत जनित मुद्रास्फीति होती है। अब लागतें बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। जितने कारण लागतों को बढ़ाते हैं वो सारे के सारे लागत जनित मुद्रास्फीति के क्या होंगे, कारण होंगे। जैसे मजदूरी की दरों में वृद्धि, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि, और उद्यमियों की लाभ का जो परसेंट है, लाभ मार्जिन है, उसमें वृद्धि हो, चाहे सरकार द्वारा करों में वृद्धि कर दी गई हो, या आप ये भी कह सकते हो कि यदि बाहर से जो मशीनें अपन आयात करते हैं यदि वो आयात महंगे हो गए तो भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये सारे के सारे कारण कौन से हो जाएंगे, लागत जनित मुद्रास्फीति के कारण हो जाएंगे। फिर अपने पढ़ा था मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति में अपने पढ़ा था कि मुद्रास्फीति सिर्फ लागतें बढ़ने से ही कीमतें नहीं बढ़ती, मांग बढ़ने से भी तो मुद्रास्फीति बढ़ती है। भाई स्टार्टिंग में अपन ये तो पढ़ा था कि भाई जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज्यादा हो जाती है, समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज्यादा होती है तभी तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अब समग्र मांग को बढ़ाने वाले, अब समग्र मांग में अपने पढ़ा था कि उपभोक्ता की मांग, निवेश मांग, सरकारी व्यय और निर्यात मांग, ये पढ़े थे ना, आपको याद हो। समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड में अपने पढ़ा था C प्लस I प्लस G प्लस NX लिख दो या XN लिख दो, एक बात है, ये समग्र मांग होगी। और अपने ये भी पढ़ा था कि अगर समग्र मांग ग्रेटर देन क्या हो जाती है, समग्र पूर्ति के, तो मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। अब इस समग्र मांग को बढ़ाने, ये समग्र मांग ये तो पार्ट होते हैं। अब इनको किसी को भी यदि बढ़ाने वाले जो भी फैक्टर होंगे वो सारे के सारे फैक्टर मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के होंगे। जैसे अगर लोगों की उपभोग्य आय बढ़ जाए या लोग उपभोग पर अधिक व्यय करने लग जाएं तो कौन सी मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी, मांग जनित मुद्रास्फीति। अगर मार्केट में निवेश बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, तो निवेश भी तो एक मांग है, तो निवेश बढ़ जाए तो वो भी कौन सी मुद्रास्फीति होगी, मांग जनित मुद्रास्फीति। अब आपके दिमाग में ये भी आ जाना चाहिए कि मार्केट में निवेश कब बढ़ेगा, मतलब उद्योगपति कब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो इसके भी 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो है कि मार्केट में ब्याज की दरें कम हो गई हो,
उद्यमियों को सस्ता लोन मिल रहा हो तब वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसका मतलब ब्याज की दरों को कम करना या जिन नीतियों से ब्याज की दरें कम हो जाती हैं वो कौन सी मुद्रास्फीति को बढ़ाएंगी? मांग जनित मुद्रास्फीति को बढ़ाएंगी। अगर मार्केट में लाभ की प्रत्याशाएं बढ़ जाएं, लाभ की प्रत्याशा बढ़ने का मतलब होगा कि उद्योगपतियों को लगे कि मार्केट में लाभ कमाने की ज्यादा उम्मीदें हैं। समझे? आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जब पूंजी की सीमांत उत्पादकता बढ़ जाए, पूंजी की सीमांत उत्पादकता बढ़ने का मतलब जो कैपिटल लगा रहे हैं, जितने रुपए का कैपिटल उन्होंने लगाया, पूंजी लगाई है, उससे ज्यादा उनको क्या मिलेगा? मार्जिन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो इसकी दो लैंग्वेज हैं, या तो आप ये कह दो कि मार्केट में लाभ की प्रत्याशाएं बढ़ जाती हैं, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता बढ़ जाती है। बताओ प्रश्न के निवेश बढ़ना, निवेश के बढ़ने के दो कारण बताओ। ब्याज की दरों में कमी, दूसरा लाभ की प्रत्याशाओं में वृद्धि या लाभ आशंसाओं का बढ़ना, या इसको क्या कह सकते हो? पूंजी की सीमांत उत्पादकता का बढ़ना। अगर प्रश्न आ जाए कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि कौन सी मुद्रास्फीति उत्पन्न करेगी? मांग प्रेरित। क्योंकि पूंजी की सीमांत उत्पादकता बढ़ गई मतलब कैपिटल लगा करके उससे ज्यादा कमाया जा रहा है, तभी तो लाभ की प्रत्याशाएं बढ़ती हैं, तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सरकारी व्यय बढ़ जाता है तो भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। सरकार व्यय, अगर सरकार अपनी विकास योजनाओं के ऊपर या अपने विकासात्मक कार्यों के ऊपर, गैर विकासात्मक कार्यों के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे विकास कार्य करने पड़ते हैं, बहुत सारे गैर विकास कार्य भी करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट का बहुत सारा खर्चा होता है। यदि इन कार्यों के ऊपर गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है तो इसका मतलब जी बढ़ गया ना, समग्र मांग को बढ़ा देगा। तो कौन सी मुद्रास्फीति हुई? मांग जनित या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। अब यहां से देखो क्वेश्चन आ जाता है, देखो सरकारी व्यय का बढ़ना, समझेंगे नहीं? सरकारी व्यय का बढ़ना कौन सी मुद्रास्फीति है? मांग जनित मुद्रास्फीति। अगर इसको इस तरह से कह दे अपने कि घाटे का बजट बनाना, कौन सा बताया अपने? घाटे का बजट बनाना कौन सी मुद्रास्फीति बढ़ाएगा? मांग जनित मुद्रास्फीति। घाटे का बजट का मतलब होगा कि गवर्नमेंट टैक्स तो कम लगाया है, समझेंगे नहीं, और खर्चा गवर्नमेंट ने ज्यादा किया, क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम टैक्स से होती है। किससे होती है? टैक्स से। टैक्स लगाने के पीछे गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य ही आय कमाना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, विकासात्मक, गैर विकासात्मक। सामाजिक विकास का भी काम करना पड़ रहा है, आर्थिक विकास का भी काम करना पड़ रहा है, रोजगार का भी सृजन करना पड़ता है, एजुकेशन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उनको उपलब्ध करानी पड़ती हैं। तो इनके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए गवर्नमेंट को। वो पैसा कहां से आएगा? टैक्स से आएगा, समझेंगे? तो अगर गवर्नमेंट टैक्स को कम कर देती है, जाना से भाई, गवर्नमेंट टैक्स को कम कर दिया तो भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी ना, क्योंकि टैक्स कम करने का मतलब हो गया कि लोगों की उपभोग करने वाली इनकम बढ़ गई। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया तो लोगों की उपभोग्य आय बढ़ जाएगी, और उपभोग्य आय बढ़ने का मतलब कंजप्शन बढ़ जाएगी। तो कौन सी मुद्रास्फीति हुई? मांग जनित या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। गवर्नमेंट ने घाटे का बजट बनाया है, घाटे का बजट का मतलब खर्चा कम कर दिया, नहीं सॉरी, खर्चा बढ़ा दिया और इनकम कम कर दी। कम करने का मतलब ये होगा कि टैक्स से कम कर दिए और खर्चा बढ़ा दिया। कौन सी मुद्रास्फीति? मांग जनित मुद्रास्फीति। यह है निवल निर्यात, समझेंगे? निवल निर्यात का मतलब होता है, देखो, आयात माइनस निर्यात, एक्स माइनस एम लिखते हैं। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट या निर्यात का मतलब होता है विदेशी लोगों द्वारा अपने उत्पादों की मांग या विदेशी लोगों द्वारा अपने उत्पादों को खरीदना। ये तो है ना, ये भी मांग ही है। अगर मान लो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, इसका मतलब निर्यात तो है ज्यादा, आयात कर रहे हैं कम, तो भी मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। मेरे हिसाब से बात आपकी सबकी समझ में आ गई होगी। क्लियर यहां तक? जैसे एक क्वेश्चन बताऊं आपको, बताना देखिए, मांग जनित मुद्रास्फीति का कारण है, तो सुन रहे, मांग जनित मुद्रास्फीति का कारण है, पहला है अधिक नोट निर्गमन, मतलब केंद्रीय बैंक द्वारा ज्यादा नोट जारी करना। दूसरा आ जाएगा आपका घाटे की वित्त व्यवस्था। क्या बताया मैंने? घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंध की नीति, दोनों एक ही चीज है, घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंध की नीति। तीसरा है साख सर्जन
अधिक साख सर्जन, और 4 नंबर आ जाएगा उपरोक्त सभी। कौन सा करोगे? उपरोक्त सभी, क्योंकि घाटे का बजट भी मांग जनित मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा। फिर मैंने ज्यादा करेंसी मतलब अधिक नोट निर्गमन, यदि आरबीआई ज्यादा नोट जारी करेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा भाई, लोगों के पास पैसा आएगा तो ये बढ़ जाएगी, ये भी मांग जनित मुद्रास्फीति। ये शायद मैंने लिखा भी दी होंगी बातें आपको। चलो फिर अपन पढ़ रहे थे कि इस मुद्रास्फीति का इफेक्ट क्या पड़ता है, मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो ध्यान में रखना। आप देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, निश्चित या स्थिर आय प्राप्त करने वाले लोगों को मुद्रास्फीति से लाभ होता है हानि? हानि। जैसे वेतनभोगी कर्मचारी है, पेंशन प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनकी इनकम क्या होती है? फिक्स होती है, तो इन लोगों को मुद्रास्फीति से क्या होगी? हानि। क्यों भाई हानि क्यों हुई इनको? तो आपको उत्तर देना है, क्योंकि मुद्रास्फीति इन लोगों की वास्तविक आय को कम कर देती है। याद आ जाएगी ना आपके? मुद्रास्फीति से नियमित वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशन प्राप्त करने वाले लोग, या आप ये कह दो कि स्थिर आय प्राप्त करने वाले या निश्चित आय प्राप्त करने वाले लोगों को क्या होती है? हानि होती है। क्यों होती है? बताओ बड़ा, क्योंकि मुद्रास्फीति इन लोगों की वास्तविक आय को कम कर देती है। ये लाइन आपको याद रहना चाहिए। फिर दूसरी अपने पढ़ा था कि मुद्रास्फीति से परिवर्तनशील आय प्राप्त करने वाले लोग कौन से होते हैं? उत्पादक और व्यापारी। बिजनेसमैन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? परिवर्तनशील आय प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। मुद्रास्फीति से इस वर्ग को हानि होगी कि लाभ? लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। क्यों प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि इनके पास स्टॉक पड़ा रहता है, उस स्टॉक की कीमतें ऑटोमेटिक ही बढ़ गई, इनका कुछ खर्चा नहीं लगा, अपने आप ये क्या हो गए? अरबपति करोड़पति बन गए। क्लियर यहां तक? फिर अपने पढ़ा था कि मुद्रास्फीति से आर्थिक असमानताएं बढ़ती नहीं बढ़ती भाई? मतलब मुद्रास्फीति आय का अन्यायपूर्ण वितरण करती है। क्या करती है? आय का अन्यायपूर्ण वितरण करती है। कैसे? क्योंकि मुद्रास्फीति धनिकों को और ज्यादा धनिक बनाती है और गरीबों को और ज्यादा गरीब। इसीलिए तो सीएन वकील ने कहा है कि मुद्रास्फीति गरीबों को या निर्धनों को लूटने वाला डाकू है, लूटने वाले डाकू की संख्या उसने दी थी। फिर बचतकर्ता वर्ग को बताओ भाई, मुद्रास्फीति से बचतकर्ता वर्ग को हानि होती है। बचतकर्ता वर्ग में देखो कई तरह के लोग आते हैं, जैसे कुछ लोग तो नकदी बचत करते हैं, कुछ लोग बैंकों में एफडी करवाते हैं, कुछ लोग ऋण पत्र खरीद लेते हैं, डिबेंचर्स खरीद लेते हैं। तो ऋण पत्र धारक, देखो पर्सन की लैंग्वेज ये भी आ सकती है कि मुद्रास्फीति से ऋण पत्र धारक और डिबेंचर्स धारक को हानि होती है कि लाभ? तो आपको उत्तर देना है हानि, क्योंकि ये बचत करता है, बचतकर्ता वर्ग को क्या होती है? हानि होती है। फिर अपने पढ़ा था कि मुद्रास्फीति से देश के भुगतान संतुलन पर भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि मुद्रास्फीति भुगतान संतुलन को प्रतिकूल बनाती है, उसकी प्रतिकूलता को बढ़ा देती है। भुगतान संतुलन प्रतिकूल कब होता है? जब देश के आयात ज्यादा हो और निर्यात क्या हो? कम हो। या ये कह दो कि देश को विदेशों से प्राप्तियां तो कम हैं और भुगतान ज्यादा है। क्या होता है भुगतान से? शायद बताया भी होगा मैंने। भुगतान शेष मैंने बताया था कि एक किसी राष्ट्र का भुगतान शेष एक रिकॉर्ड होता है, एक विवरण होता है कि एक साल में उस राष्ट्र ने दूसरे देशों के साथ कितने रुपयों का लेन देन किया है। समझ गए? कितना रुपया तो उसके पास आया है, कितना रुपया उसके पास से गया है, उसका जो ये रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? भुगतान शेष कहते हैं। भुगतान शेष बोल दो, चाहे भुगतान संतुलन बोल दो, इंग्लिश में इसको कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको लिखा जाता है BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर यहां तक? और मुद्रास्फीति इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या कर देती है? प्रतिकूल कर देती है। क्लियर यहां तक? प्रतिकूल करने का मतलब देश को पैसा बाहर से प्राप्त तो होगा कम और जेब से निकलेगा ज्यादा। हो गई थी आते हैं? चलो ये तो आप मोटी मोटी याद रख लें। फिर अपन पढ़ रहे थे कि मुद्रास्फीति को दूर कैसे किया जाए। तो मुद्रास्फीति को दूर करने के कई उपाय अपने पढ़े थे, जैसे कीमत नियंत्रण भी एक उपाय है, मौद्रिक नीति भी एक उपाय है, राजकोषीय नीति भी एक उपाय है, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ा करके भी अपन मुद्रास्फीति को दूर कर सकते हैं, और इसके अलावा अपन विदेशों से आयात करके भी मुद्रास्फीति को दूर कर सकते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत एग्जाम पूछते हैं, मुद्रास्फीति को दूर करने का स्थायी
एवं दीर्घकालीन उपाय है। क्या बताओगे? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि। इसका मतलब मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति से मुद्रास्फीति दूर तो होती है, लेकिन अल्पकाल के लिए दूर होती है। फिर अपन पढ़ रहे थे मौद्रिक नीति, पढ़ रहे थे ना मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में अपन ने पढ़ा था कि मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? आरबीआई। क्या होती है मौद्रिक नीति? आरबीआई की ऐसी पॉलिसी या ऐसी नीतियां जो अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरें, मुद्रा की मात्रा और बैंकों की साख सर्जन मात्रा को क्या करती है? प्रभावित करती हैं, उनमें चेंजेज लाती हैं। उस नीति को क्या कहते हैं अपने? मौद्रिक नीति। चलो इसमें एक ये भी लिखा दिया होगा कि मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए केंद्रीय बैंक संकुचनकारी मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है या विस्तारवादी है? संकुचनकारी मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है। आरबीआई की संकुचनकारी मौद्रिक नीति कौन सी होती है? संकुचनकारी मौद्रिक नीति में होता है कि जैसे बैंक दर है, सीआरआर है, एसएलआर है, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये लिखा दिया था कि मैंने कि भाई आरबीआई की मौद्रिक नीति को दो भागों में बांटते हैं अपने, परिमाणात्मक मौद्रिक नीति और गुणात्मक मौद्रिक नीति। हो गया था अपने। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लिखो आप। मुद्रास्फीति 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 को नियंत्रित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का मौद्रिक उपाय है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का मौद्रिक उपाय है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने का मौद्रिक उपाय है। पहला लिखो रिवर्स रेपो दर में वृद्धि, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि। दूसरा लिखो खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय तीसरा लिखो एसएलआर में कमी, एसएलआर में कमी। 4 नंबर लिखो विकल्प 1 व 2। कौन सा करोगे? 4 नंबर बिल्कुल इसमें आएगा आपका 4 नंबर। इसमें ध्यान रखना आप मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है, ये बात ध्यान में रखनी है। बाकी आपको पता है कि रेपो दर में वृद्धि संकुचनकारी मौद्रिक नीति है, लेकिन इसमें कहीं मैंने एक एसएलआर में कमी, ये विस्तारवादी मौद्रिक नीति है। आगे यहां तक भाई कमी करने से तो मुद्रास्फीति और बढ़ेगी, बैंकों की साख सर्जन क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी, और अपने को क्या करना है? साख सर्जन क्षमता को कंट्रोल करना है। तो बिल्कुल इसमें ये आ जाएगा आपका। नीचे लिखो एक लाइन है आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करे, आर्थिक
आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है, आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है, जिसे जिसे खुले बाजार की क्रिया कहा जाता है, जिसे खुले बाजार की क्रिया कहा जाता है। देखो यहां गलती मत कर देना, क्रय विक्रय के अंतर्गत यहां गलती हो जाती है। अगर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना हो तो वो प्रतिभूतियों को बेचेगा। बेचने से मुद्रास्फीति कैसे कंट्रोल होगी भाई? क्योंकि वो जैसे प्रतिभूतियों को बेचेगा तो बैंकों की जो बैंक खरीदेंगे उसको या पब्लिक खरीदेगी उसको। हालांकि अपने देश में पब्लिक कम हिस्सा लेती है, बैंक ज्यादा हिस्सा लेते हैं। तो बैंक जैसे उन प्रतिभूतियों को खरीदेंगे तो बैंकों की जो नकदी है, लोगों की जो नकदी है या अन्य संस्थाओं की जो नकदी है वो किसके पास चली जाएगी? आरबीआई के पास चली जाएगी। तो उन बैंकों की नकदी कम होगी ना, बैंकों की नकदी कम हो गई, लोगों के पास नकदी कम हो गई, बाकी संस्थाओं के पास नकदी कम हो गई, तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई अपनी जेब में कैश रहता है, पैसा रहता है अपने पास, तभी तो डिमांड बढ़ती है। और जब नकदी कम होगी, अपने पास कैश ही नहीं रहा, अपने कोई सामान खरीद लिया, तो नकदी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसका मतलब बैंक ये सामान खरीद लेते हैं आरबीआई से, प्रतिभूतियां खरीद लेते हैं, तो उनकी नकदी किसके पास ली जाती है? आरबीआई के पास ली जाती है, जिससे मार्केट में महंगाई रुकती है। क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन और लिखो। मौद्रिक नीति का उद्देश्य है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य है पहला लिखो, वित्तीय एवं आर्थिक स्थिरता, वित्तीय एवं आर्थिक स्थिरता। दूसरा लिखो, एक मिनट, विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर में, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता। और तीसरा लिखो, आर्थिक संवृद्धि एवं रोजगार में वृद्धि, आर्थिक संवृद्धि एवं रोजगार में वृद्धि। 4 नंबर लिखो, उपरोक्त सभी। बताओ कौन सा करोगे? 4 नंबर भाई। मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? आरबीआई। मैंने लिखा भाई मौद्रिक नीति का उद्देश्य है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य है, ये क्वेश्चन था मेरा। मौद्रिक नीति का उद्देश्य है, तो इसमें कौन सा करना है? उपरोक्त सभी। ये प्रश्न बहुत एग्जामों में पूछते हैं, क्योंकि आरबीआई वित्तीय एवं आर्थिक स्थिरता, देखो वित्तीय स्थिरता का तो मतलब होता है कि कीमतों में अप डाउन नहीं आए। वित्तीय स्थिरता का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में कीमतों में अप डाउन नहीं आए। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और अपस्फीति की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। और आर्थिक स्थिरता का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र उत्पन्न नहीं हो, मार्केट में कभी तेजी कभी मंदी इस तरह का दौरे नहीं आना चाहिए। और विदेशी विनिमय दर में स्थिरता का मतलब है कि भारत का रुपया दूसरी देशों की, जैसे भारत और डॉलर के बीच में जो विनिमय दर है, इस विनिमय दर में भी ज्यादा अप डाउन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अप डाउन आना भी अच्छा नहीं माना जाता। तो इसको बोलते हैं विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना। ये भी किसका काम है? आरबीआई काम। आरबीआई इसको कंट्रोल करता है। फिर आर्थिक समृद्धि, आरबीआई का काम व्यापार करना नहीं है। आरबीआई का काम है कि अर्थव्यवस्था का विकास करे, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ करे, इसके उपाय अपनाता है वो। तो आर्थिक समृद्धि भी आरबीआई का उद्देश्य है।
और रोजगार में वृद्धि करना भी उद्देश्य है। तो ये तीनों क्या है, मौद्रिक नीति के क्या है, उद्देश्य हैं। ये प्रश्न मोस्ट कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं इस प्रश्न। अब मैंने तो तीनों लिख दिए, तो उपरोक्त सभी लिख दिए, तो प्रश्न इजी हो गया, लेकिन वो ऑप्शन और भी तो दे सकते हैं। लेकिन ये तीन बातें आपको इसमें याद रखनी है। तो मेरे हिसाब से मौद्रिक नीति हो चुकी है अपनी, है ना। अब अपन राजकोषीय नीति पढ़े, लिखो राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, पहली लाइन लिखो इसके अंदर है, राजकोषीय नीति में राजकोषीय नीति का संचालन है, राजकोषीय नीति का संचालन है सरकार द्वारा किया जाता है। राजकोषीय नीति का संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। बहुत कॉमन प्रश्न है। राजकोष नीति का संचालन गवर्नमेंट करती है, मौद्रिक नीति का संचालन है आरबीआई। इंग्लिश में बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, इसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। क्लियर है यहां तक? फिर लिखो, सरकार की राजकोषीय नीति, सरकार की राजकोषीय नीति के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय, करारोपण, करारोपण का मतलब होता है टैक्सेशन, टैक्स, करारोपण, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा बजट नीति, बजट नीति, बजट नीति को शामिल किया जाता है, बजट नीति को शामिल किया जाता है। जहां पर मुद्रास्फीति का टॉपिक दिया हुआ होता है वहां पे मान लेना 90% संभावना बन जाती है कि आपको राजकोषीय नीति के बारे में प्रश्न पूछेंगे। राजकोषीय नीति में चार बातें आपको याद रखनी है। एक तो सार्वजनिक व्यय, गवर्नमेंट का खर्चा सार्वजनिक व्यय राजकोषीय नीति का पार्ट होता है, करारोपण, सार्वजनिक ऋण और बजट नीति। अब देखो, अब इसमें आगे प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है। मेरे हिसाब से अब समझ में भी आ गई होगी आपकी बातें सारी, समझ। मुद्रास्फीति को यदि नियंत्रित करना है तो सरकार अपने व्यय को, मतलब सार्वजनिक व्यय को, सार्वजनिक व्यय में सारा खर्चा आ गया, यहाँ पर गवर्नमेंट का विकासात्मक व्यय भी आ गया, गैर विकासात्मक व्यय भी आ गया। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकार सार्वजनिक व्यय को बढ़ाएगी या घटाएगी? घटाएगी, समझ। एक बात तो यह याद रखनी है आपको। फिर करारोपण, टैक्सेशन। अगर प्रश्न आता है कि सरकार मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना चाहती है तो करों की दरों को बढ़ाएगी या घटाएगी? करों की दरों को बढ़ाएगी। अगर मान लो इसे एक कदम आगे बढ़ गया अगला और यह पूछ ले कि कौन सी दर की करों को बढ़ाएगी, प्रत्यक्ष करों की दरों को बढ़ाएगी या अप्रत्यक्ष करों की दरों को बढ़ाएगी? अप्रत्यक्ष, तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रत्यक्ष करों को। मतलब प्रत्यक्ष कर कौन सी होती है? जैसे गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाती है, कॉर्पोरेट टैक्स लगाती है, संपत्ति कर लगाती है। जो लोगों को जिसके ऊपर टैक्स लगाया है उसी व्यक्ति को अपनी इनकम में से चुकाना पड़ता है, तो वो कर कौन सा होता है? प्रत्यक्ष कर होता है। तो गवर्नमेंट यहां पर प्रत्यक्ष कर बढ़ाएगी, अप्रत्यक्ष कर नहीं बढ़ाएगी। अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ा दी तो महंगाई बढ़ेगी घटेगी? बढ़ जाएगी। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। तो ध्यान में रखना आपको कि करारोपण में, टैक्सेशन में गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी कि वो डायरेक्ट करों को तो बढ़ाएगी और इनडायरेक्ट करों को क्या करेगी? कम करेगी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं। चलो यहां से एक प्रश्न और बताओ, इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, गवर्नमेंट ने क्या बढ़ा दिए? इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप? जीएसटी वगैरह बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, तो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाने से मुद्रास्फीति बढ़ेगी घटेगी?
मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। कहने का मतलब बीमारी थी वो कम होने की बजाय और ज्यादा गंभीर हो जाएगी, बढ़ेगी ना मुद्रास्फीति। अब आप ये बताओ कि इनडायरेक्ट टैक्स करने आप बढ़ाने से आपने बता दिया मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, लेकिन प्रश्न आ जाए कि मांग जनित मुद्रास्फीति बढ़ेगी कि लागत जनित मुद्रास्फीति बढ़ेगी? है यहां फिर गलती कर दी आपने। अरे जो जीएसटी है वो वस्तुओं की कॉस्ट में शामिल होती है, तो गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ाई है तो वो मांग जनित मुद्रास्फीति आप कैसे बढ़ा लो? गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ाई है, हाँ गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ाई है, समझा क्या तक? आप कैसे ज्यादा खरीदोगे? आपकी मांग बढ़ जाएगी क्या उसे? तो आप मांग जनित मुद्रास्फीति क्यों बढ़ा रहे हो? आप इसमें दिमाग लगा कर बताओ भाई, गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ाई है, इसका मतलब अपने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जीएसटी बढ़ाई इसका मतलब जो प्रोडक्शन करने की जो वस्तुएं अपने मिल रही थी, जिनका प्रोडक्शन हो रहा था, वो अब प्रोडक्शन करना महंगा हो गया, तो उससे लागत बढ़ी है, तो उससे कौन सी मुद्रास्फीति होगी? लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। अब देखो क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है, देखो आपने ये बताया कि भाई मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकार अपने व्यय को या सार्वजनिक व्यय को क्या करेगी? कम करेगी। सरकार का दो तरह का व्यय होता है, एक तो विकासात्मक व्यय होता है और एक गैर विकासात्मक व्यय होता है। तो क्या गवर्नमेंट दोनों ही खर्चों को कम कर देगी क्या? नहीं। अगर गवर्नमेंट ने विकासात्मक व्यय कम कर दिए तो इसका मतलब कृषि का विकास भी रुक जाएगा, उद्योगों का विकास भी रुक जाएगा, तो इससे जो अपनी ये देखो मुद्रास्फीति बढ़ने का मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का बैलेंस ही तो गड़बड़ हो रहा था नहीं। तो इससे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि अगर अपने विकास कार्यों पर खर्चा कम कर दिया गवर्नमेंट ने, तो कृषि का विकास रुकेगा, कृषि में प्रोडक्शन कम हो जाएगा, उद्योगों का विकास रुकेगा, रुकेगा नहीं, आधारिक संरचना का विकास रुक जाएगा। तो कहने का मतलब उत्पादन क्या होगा? कम होगा। उत्पादन कम होगा तो इसका मतलब डिमांड वो की वो, उत्पादन कम हो गया तो डिमांड ऑटोमेटिक ज्यादा हुई ना, हुई कि नहीं हुई? तो ये ज्यादा होने का कारण क्या है कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी? कम हो गई। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन क्या कर दिया? कम कर दिया। तो यहां पर यदि गवर्नमेंट क्या करती है, अपने विकासात्मक व्ययों को कम कर देती है, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिससे मुद्रास्फीति कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? यहां पर अपने गैर विकासात्मक व्यय हैं उनको कम करना चाहिए। चलो, सार्वजनिक ऋण बताओ तो क्या पे मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है तो सरकार सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करेगी या कमी करेगी? कमी करेगी। आपका उत्तर गलत है। सरकार सार्वजनिक ऋणों को बढ़ाएगी। अरे सार्वजनिक ऋण बढ़ाने का मतलब गवर्नमेंट पब्लिक से उधार लेगी। गवर्नमेंट कई तरह की ऋण योजनाएं चलाएगी। गवर्नमेंट समझ कई तरह की ऋण योजनाएं चलाएगी गवर्नमेंट, और लोगों को मोटिवेट करेगी कि आप गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड जारी किए हैं, ऋण पत्र जारी किए हैं, आप उनको परचेज करो, आप उनको खरीदो। गवर्नमेंट इनके ऊपर आपको क्या देगी? ब्याज देगी। तो पब्लिक उन बॉन्ड को खरीदेगी, समझे? पब्लिक बॉन्ड को खरीदेगी। पब्लिक का पैसा किसके पास आ जाएगा? गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। जब गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, पब्लिक का पैसा आ रहा है ना, तो इसका मतलब पब्लिक की जो कंजप्शन है, उपभोग है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उपभोग्य आय कम हुई कि नहीं हुई? तो इससे मुद्रास्फीति क्या होगी? रुकेगी। दोबारा बताना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक ऋणों को सरकार बढ़ाती है कि कमी करती है? बढ़ाती है। सेकंड, और सार्वजनिक ऋणों में कमी करती है या ऋण वापस लौटाती है गवर्नमेंट? लौटाने का मतलब जो गवर्नमेंट ने लोन ले रखा था, लोगों से उधार लेकर था, वो लौटा दिया और उनका ब्याज दे दिया, तो पब्लिक के पास पैसा आएगा। पब्लिक के पास पैसा आएगा तो मांग जनित मुद्रास्फीति बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। ये लिख लिया ना आपने? एक प्रश्न यहां पर और बता दो आप बस, फिर आपको लिखवा दूंगा। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, दिमाग लगा के बताना अब की बार। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकार बचत का बजट है, बचत समझ रहे हो ना, अधिक सरप्लस, बचत का बजट बनाएगी या घाटे का बजट बनाएगी? है देखो उत्तर आ रहे साहब, घाटे का बजट बनाएगी गवर्नमेंट। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए कौन सा बजट बनाएगी? बचत का बजट बनाएगी। घाटे के बजट से तो मुद्रास्फीति और बढ़ जाती है, तो घाटे के बजट से बचना चाहिए गवर्नमेंट को, अधिक या अतिरिक्त का बजट बनाना चाहिए। लिखो फटाफट आप।
लिखो मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति एरो का निशान लगाए, लिखो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार संकुचनकारी, संकुचनकारी राजकोषीय नीति, संकुचनकारी को एक नाम और भी दे सकते हो आप, कठोर, संकुचनकारी या कठोर राजकोषीय नीति का प्रयोग करती है, प्रयोग करती। क्लियर यहां तक? मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करेगी? संकुचनकारी या कठोर राजकोषीय नीति का प्रयोग करेगी। ये लाइन आपको याद है रहनी चाहिए। अब अगली बात आ जाए कि संकुचनकारी राजकोषीय नीति या कठोर राजकोषीय नीति होती क्या है? समझ नहीं क्या होती है भाई? जैसे घर वाले आपके प्रति कठोर हो जाएं, समझ गया? घर वाले कठोर हो जाए तो आपको पैसा ज्यादा देंगे कि कम? कम देंगे। तो गवर्नमेंट कठोर हो गई, तो गवर्नमेंट कठोर होने का मतलब भाई अगर मान लो आप भी ज्यादा खर्चे वर्चे करने लग जाओ या घर वालों को लगे कि भाई पढ़ाई पर तो कम है, ध्यान है अदर साइड में ज्यादा है, तो वो आप पर क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए वो संकुचनकारी नीति या कठोर नीति का वो पालन करते हैं। तो आपके खर्चों को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। और बार बार आपसे क्या मांगते हैं? हिसाब मांगते हैं, दिया वो कहां आपने खर्च किया। तो वही पॉलिसी क्या करती है? गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट अपने खर्चों को क्या कर लेती है? कंट्रोल कर लेती है। और पब्लिक से बार बार टंटोलती है उनके पास पैसा कितना आ गया, उनसे लिया जाए वो पैसा। तो ये जब गवर्नमेंट पॉलिसी है तो इसी का नाम क्या है? कठोर या संकुचनकारी राजकोषीय नीति। अब आप बताना, देखिए सार्वजनिक व्यय पर सुना भाई, सार्वजनिक व्यय को घटाना, कम कर देना कौन सी राजकोषीय नीति होगी? संकुचनकारी या विस्तारवादी? सार्वजनिक व्यय को कम कर दिया गवर्नमेंट, खर्चा कम कर, घर वाले आप पर खर्चा कम कर दें तो कठोर ही तो हुआ ना। तो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो पैसा किसके पास आ रहा है? पब्लिक के पास आ रहा है। घर वाले आप पर खर्चा करें तो पैसा आपके पास आ रहा है। समझ? तो गवर्नमेंट जब अपने खर्चों को कम करती है तो पब्लिक के पास पैसा कम आता है। तो वो कौन सी हुई? कठोर या संकुचनकारी। अगर प्रश्न आ जाए सरकारी या सार्वजनिक व्यय या सरकारी व्यय में वृद्धि, घर वाले आप पर खर्चा खूब कर रहे हैं तो पैसा आएगा आपके पास। तो सरकार जब विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करती है, सार्वजनिक व्यय को बढ़ाती है, तो मार्केट में पैसा आता है। तो वो कौन सी हुई? विस्तारवादी राजकोषीय नीति। अगर मुद्रास्फीति के दौरान गवर्नमेंट ने विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपना ली तो बीमारी घटेगी कि बढ़ेगी? बीमारी बढ़ जाएगी। घर वालों को लग रहा है कि इसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, फालतू खर्चा कर रहा है, फिर आपकी बजट और बढ़ा दे आपके, तो जो बीमारी है वो कम होने की बजाय बढ़ेगी। तो वही यहां पर है। अब यहां पर करारोपण में सुनो आप, गवर्नमेंट टैक्स कम करना क्या कहलाएगी? विस्तारवादी। टैक्स बढ़ाना क्या कहलाएगी? संकुचनकारी, क्योंकि टैक्स बढ़ा करके पब्लिक से पैसा लिया जाता है। सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋणों को बढ़ाना क्या कहलाएगा? संकुचनकारी, क्योंकि पब्लिक का पैसा ले रही है गवर्नमेंट। अगर घर वाले के टारगेट प्लान पे सादिया थोड़ा सा मन उधार दे दे तू, तरीका है। देखो ये गवर्नमेंट का थोड़ा हार्ड तरीका है, ये हार्ड तरीका है, ये थोड़ा सॉफ्ट है, इससे नाराजगी भी नहीं होती है। अगर घर वाले प्रेम से आपका पैसा लेना चाह रहे हैं तो आप कहें यार थोड़ा उधार दे दे, मेरे को थोड़ी जरूरत है, तेरे को पैसा दिया था तेरे पास पड़ा थोड़ा सा, वो मुझे दे दे। तो आप खुश होकर के देखो, तो ब्याज भी दे, घर वाले कहे आपको ब्याज भी देंगे, थोड़ा आपके पास 2-4 हज़ार रुपये पड़े वो मुझे दे, तो आप खुशी होकर के दोगे। तो गवर्नमेंट ने क्या है? गवर्नमेंट का सॉफ्ट तरीका है कि लोगों को दिक्कत भी नहीं है, लोग नाराज भी नहीं हो, तो ये कहते हैं आप ऐसा करो, लोन दे दो गवर्नमेंट को आप, तो पब्लिक खूब लोन दे देगी गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करेगी, बॉन्ड के ऊपर लोगों को क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। लोगों का पैसा किसके पास आ गया? सरकार के पास। तो कौन सी मौद्रिक नीति हुई? ऋणों को बढ़ाना। अरे सार्वजनिक ऋणों को बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। संकुचनकारी, क्योंकि लोगों का पैसा कम कर दिया गवर्नमेंट ने। यहां पर लिख लो आप।
लिखाऊं भाई? लिखो सरकार, सरकार संकुचनकारी, सरकार संकुचनकारी राजकोषीय नीति, संकुचनकारी राजकोषीय नीति के अंतर्गत, संकुचनकारी राजकोषीय नीति के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय में कमी करती है, सार्वजनिक व्यय में कमी करती है। मैं जो वर्ड लिखा रहा हूं समझ आ रही ना? सरकार खर्चों को, सरकारी खर्चों को क्या कर देती है? कम कर देती है। क्लियर है यहां तक? कोमा लगाओ। करारोपण में वृद्धि करती है, करारोपण मतलब टैक्सेशन, करारोपण में वृद्धि करती है। भाई इजी लैंग्वेज में ऐसे भी आ सकता है, भाई करों को बढ़ाती है। मैंने आपको लिखा है करारोपण में वृद्धि करती है। इजी लैंग्वेज में क्या लिख देंगे? करों को बढ़ाती है। फिर लिखो कोमा लगा के, सार्वजनिक ऋणों, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करती है, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करती है तथा, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करती है तथा, अब ये बच गया, इसका क्या करेगी? बचत का बजट है। तथा बचत का बजट, इसको ऐसे लिखना आप, बचत, और बचत को ही क्या लिख देते हैं? अतिरेक, और इसी को हिंदी में क्या लिख देते हैं? आधिक्य, आधिक्य। और इंग्लिश में एक वर्ड आता है सरप्लस, आधिक्य। देखो बचत, अतिरेक, और एक क्या लिखा है मैंने? आधिक्य का बजट बनाती है, का बजट बनाती है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा और एक लाइन में आपको उत्तर देना है। प्रश्न है, संकुचनकारी राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार क्या करती है? सार्वजनिक व्यय को बढ़ाती, कम करती है, करारोपण में वृद्धि करती है, सार्वजनिक ऋणों को बढ़ा देती है, बचत का बजट बनाती है, अतिरेक का या आधिक्य का या सरप्लस का बजट बनाती है। क्लियर है तक? ये तो क्या हो गई? सरकार की कठोर या संकुचनकारी राजकोषीय नीति। फिर लिखो, मुद्रास्फीति को, नीचे लिखो भाई, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार, सरकार अपने गैर विकासात्मक, अपने गैर विकासात्मक, अपने गैर विकासात्मक व्यय को कम करती है, अपने गैर विकासात्मक व्यय को कम करती है। फिर लिखो इसी के आगे, विकासात्मक व्यय में कमी, विकासात्मक व्यय में कमी मुद्रास्फीति को, विकासात्मक व्यय में कमी मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है, मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है। समझ आ गई होगी सबकी बात? क्योंकि विकासात्मक व्यय कम कर देने का मतलब हो गया है कि कृषि विकास कार्य रुक जाएंगे, औद्योगिक विकास कार्य रुक जाएंगे, जिससे प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो उससे मुद्रास्फीति घटने की बजाय बढ़ सकती है। फिर लिखो, सार्वजनिक ऋण पढ़ा था ना अपने, इसमें तो कोई लिखाने की जरूरत नहीं है, बजट, बजट में लिख लो आप। मुद्रास्फीति को, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार
संतुलित बजट, संतुलित बजट, संतुलित बोल रहा हूं मैं, संतुलित बजट बना सकती है, संतुलित बजट बना सकती है, या फिर बचत का बजट बनाना पड़ता है, या फिर बचत का बजट बनाना पड़ता है। बचत का बजट बनाना पड़ता है, अतिरेक का बजट बनाना पड़ता है। मैंने आपको ये लिखा है कि या तो गवर्नमेंट संतुलित बैलेंस बजट बनाएगी, बैलेंस बजट बनाने से भी मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी, यदि नहीं हो रही है तो फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बचत का बजट बनाना पड़ेगा। अब प्रश्न आ जाए गवर्नमेंट के बचत का बजट कब बनता है, लिखो, जब सरकार करों में वृद्धि, जब सरकार करों में वृद्धि तथा अन्य स्रोतों से आय को व्यय से अधिक कर लेती है, आय को व्यय से अधिक कर लेती है, तब बचत या अतिरेक का बजट बनता है, तब बचत या अतिरेक का बजट बनता है। क्लियर यहां तक? तो गवर्नमेंट का अतिरेक या बचत या सरप्लस का बजट कब बनेगा, गवर्नमेंट अपने सोर्स से, अपने स्रोतों से इनकम तो बढ़ा लेती है। गवर्नमेंट के इनकम के बहुत सारे स्रोत होते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा स्रोत है टैक्स। तो गवर्नमेंट अपने स्रोतों से इनकम तो बढ़ा लेती है और खर्चे को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो खर्चा कम है, इनकम ज्यादा है, तो गवर्नमेंट का बजट कैसा बना, बचत का बजट बना, और वो मुद्रास्फीति को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक प्रश्न यहां पर करारोपण में नहीं लिखा है मैंने बात है, गवर्नमेंट मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए करों को क्या करती है, बढ़ाती है, लेकिन कौन से करों को, प्रत्यक्ष करों को बढ़ाती है। एक लाइन ये और लिख लो आप, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार प्रत्यक्ष करों, प्रत्यक्ष बोल रहा हूं मैं, प्रत्यक्ष करों, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करती है। प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं, आयकर है, संपत्ति कर है, निगम कर है। तो आप अगर याद नहीं रहे तो आप प्रत्यक्ष कर के नीचे लिख लेना, आप आयकर, संपत्ति कर और निगम कर, निगम कर, ये लिख लो आप। क्लियर यहां तक? फिर लिखो अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, अप्रत्यक्ष करों, अप्रत्यक्ष करों ब्रैकेट में लिख लेना जैसे जीएसटी, अप्रत्यक्ष करों ब्रैकेट में लिख लेना जैसे जीएसटी, लिख लिया ना, में वृद्धि लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है, लागत जनित मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है। मेरे हिसाब से बात आपकी सबके क्लियर हो गई होगी। अगर गवर्नमेंट को मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है तो कौन से टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स मुद्रास्फीति को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, लागत जनित मुद्रास्फीति को बढ़ा देंगे। अगर गवर्नमेंट मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है तो कौन सा खर्चा घटाएगी,
गैर विकासात्मक व्यय को घटाएगी। क्लियर यहां तक? चलो, तो ये हो गया आपकी राजकोषीय नीति। एक क्वेश्चन लिखो। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है। पहला लिखो, घाटे का बजट। दूसरा लिखो, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि। तीसरा लिखो, करों में वृद्धि। 4 नंबर लिखो, इनमें से कोई नहीं। कौन सा करोगे भाई? बिल्कुल 1 नंबर आएगा, क्योंकि घाटे का बजट मुद्रास्फीति को बढ़ाता है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आगे होगी समझ मेरे साहब? ये आगे आपकी राजकोषीय नीति। देखो, क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, मिलान करके भी पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसमें आपको 2-2 दे दें। जैसे लिखाऊंगा आपको क्वेश्चन, लिखो, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। पहला लिखो, बैंक दर, बीच में डैश लगा देना, रेपो दर। दूसरा लिखो, खुले बाजार की क्रियाएं घाटे का बजट। तीसरा लिखो, सार्वजनिक ऋण सार्वजनिक व्यय। प्रश्न क्या था मेरा? सही सुमेलित नहीं है। 4 नंबर लिखो, इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा करोगे आप? आपको बताना है सही सुमेलित नहीं है। 2 नंबर। अब देखो, आपको इसमें क्या करना है, आप ये देखो, बैंक दर दे रखी है, रेपो दर दे। अब ये तो बताया नहीं कि बैंक दर में बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, रेपो दर को बढ़ा रहा है घटा रहा है, ये तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब वो चाह रहा है कि ये दोनों आपको पता है क्या है, ये मौद्रिक नीति। ये दोनों क्या है? मौद्रिक नीति। इसमें अपन देखें, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय, इसका मतलब घटाने बढ़ाने वाली कोई बात नहीं है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है कि क्या करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें सार्वजनिक ये क्या है? सार्वजनिक ऋण क्या है भाई? राजकोषीय नीति। सार्वजनिक व्यय क्या है? राजकोषीय नीति। इसका मतलब ये दोनों क्या है? राजकोषीय नीति। ये दोनों क्या है? मौद्रिक नीति। अब इसमें ये देखो क्या है, खुले बाजार की क्रियाएं मौद्रिक नीति है कि राजकोषीय नीति है? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति है, खुले बाजार की क्रियाएं। और घाटे का बजट है, राजकोषीय नीति है।
तो इसका मतलब सही सुमेलित नहीं हुआ ना, एक दे दिया मौद्रिक नीति और एक दे दिया राजकोषीय नीति, जबकि इसमें दोनों क्या है, मौद्रिक नीति है, इसमें दोनों क्या है, राजकोषीय नीति है। तो या तो मौद्रिक नीति आना चाहिए तो दोनों जगह, या राजकोषीय नीति है, इसमें एक मौद्रिक नीति दे दी है, एक राजकोषीय। तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, कौन सा होगा, 2 नंबर। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। हो गया तक? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपायों में अपने मौद्रिक नीति पढ़ लिया है, राजकोषीय नीति अपने पढ़ लिया है, तो आपको मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति पर क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। अब कुछ बातें आपको और बतानी है मुझे, जो एग्जाम में पूछ लेते हैं अक्सर, ठीक है ना। लिखो तो आप, एक तो सिचुएशन लिखो आप, गतिहीन मुद्रास्फीति। देखो गतिहीन मुद्रास्फीति भी आ सकता है, इसकी जगह आपको अवपात मुद्रास्फीति भी लिख सकता है, अवपात मुद्रास्फीति। इंग्लिश वाला वर्ड आपको याद रखना है, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, ये वर्ड आपको याद रखना, स्टैगफ्लेशन। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं स्टैगफ्लेशन। ये स्टैगफ्लेशन, गतिहीन मुद्रास्फीति या स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। अब एक चीज में थोड़ा सा यहां पर आपको समझाऊंगा पहले, फिर उसके बाद में स्टैगफ्लेशन अपने आप समझ आ जाएगा आपके। देखो एक मैं डायग्राम बना रहा हूं, और वो डायग्राम आप भी बना लेना साथ में, है ना। तो डायग्राम देखो, मैं एक सामान्य कीमत स्तर बना रहा हूं, जैसे ये मेरे से जानबूझ करके टेढ़ी, ये अपने आप टेढ़ी नहीं हुई, मैंने जानबूझ करके की है, थोड़ी बढ़ती हुई। इसका मतलब सामान्य कीमतें थोड़ी थोड़ी क्या होती हैं, बढ़ती हुई होती हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हो आप, सामान्य कीमत स्तर। ये सामान्य कीमत स्तर है। एक बार ये लिखना, ये डायग्राम एक बार मत बनाना, आप बाद बना लेना, बता रहा हूं। ये सामान्य कीमत स्तर हो गया। अब देखो, जब मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर कीमतें बढ़ती हैं, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, भाई महंगाई मुद्रास्फीति कब कहोगे, भाई कीमतें सामान्य स्तर से बढ़ रही हैं। भाई जैसे देखो, कोई चीज 50 रुपए की आ रही है, वो अब 51 रुपए की हो गई, 52 रुपए की हो गई, तो अपन कहे भाई ये तो नॉर्मल है कि 1 रुपया 2 रुपया बढ़ जाता है, कोई बात नहीं हुई, नहीं इसमें 1% 2% तो महंगाई बढ़ती है के। तो ये तो अगर इस तरह से बढ़ रही है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको अपन सामान्य ही मानेंगे, सामान्य सिचुएशन ही मानेंगे उसको। लेकिन जब कीमतें इस सामान्य स्तर से बहुत तेजी से क्या है, बढ़ रही है, ऐसे बढ़ गई, देखो 50 रुपए वाली वस्तु है, वो 70 की हो गई, 80 की हो गई, 100 की हो गई, 150 की हो गई, तो बढ़ रही है ना। ये जो कीमतें ऐसे सामान्य कीमत स्तर से बढ़ रही हैं, इसको आप क्या कहोगे, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। तो ये आपका क्या हो गया, इन्फ्लेशन का स्थिति होगी। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, एक मिनट यार, इन्फ्लेशन। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख देना मुद्रास्फीति, लेकिन ये इंग्लिश वाला वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, इन्फ्लेशन। क्लियर तक? जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें सामान्य कीमत स्तर से निरंतर बढ़ रही हैं, तो अर्थव्यवस्था की इस स्थिति को अपन क्या नाम देते हैं, मुद्रास्फीति। और जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो देश का केंद्रीय बैंक भी सचेत हो जाता है, सरकार भी सचेत हो जाती है, सरकार भी उसको रोकने को प्रयास करती है, कीमतों को कम करने का प्रयास करती है, और केंद्रीय बैंक भी कम करने का प्रयास करता है। अब आप मुझे बताओ कि केंद्रीय बैंक बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए जो उपाय करता है, जो पॉलिसी अपनाता है, उसका क्या नाम दिया था अपने, मौद्रिक नीति। क्या नाम दिया था, मौद्रिक नीति। और सरकार जो उपाय करती है उसको क्या नाम दिया था, राजकोषीय नीति। अब इस बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा या संकुचनकारी है, संकुचनकारी मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा। क्या क्या करेगा उसमें, या तो बैंक दरों को बढ़ाएगा, सीआरआर, एसएलआर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर को बढ़ाएगा, या ओपन मार्केट में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा। सरकार क्या करेगी,
वो भी संकुचनकारी राजकोष नीति का प्रयोग करेगी। क्या कर सकती है इसमें? अपने खर्चों को कम कर देगी, करों को बढ़ा देगी, बचत का बजट बनाएगी, सार्वजनिक ऋणों को बढ़ाएगी। तो कहने का मतलब है संकुचनकारी मौद्रिक नीति और संकुचनकारी राजकोष नीति के परिणाम स्वरूप ये बढ़ती कीमतें रुकेंगी, कम होंगी, गिरेंगी। भाई गिरने के लिए तो कर रहे हैं ये जब कीमतें गिर रही हैं देखो, लेकिन गिर तो रही हैं लेकिन सामान्य कीमत स्तर से क्या है? ऊपर है। गिर रही है, भाव 150 तक पहुंच गया किसी वस्तु का, 50 रुपए वाली वस्तु 150 रुपए तक पहुंच गई थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने प्रयास किया है, केंद्रीय बैंक ने प्रयास किया, तो कीमतें 150 से 130 पर, 120 पर, 110 पर, 90 पर आ रही है ना, घट रही है ना, देखो घटते रही है। लेकिन सामान्य कीमतें तो 50-60 की थी, अब भी ऊपर बनी हुई है। ये सिचुएशन क्या कहलाता है आपका? इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन, या हिंदी में इसको क्या कहेंगे? विस्फीति। क्या कहेंगे इसको? विस्फीति, डिसइन्फ्लेशन। क्लियर यहां तक? अब कीमतें गिर रही हैं, लेकिन ऐसा भी हो जाता है कई बार कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपना ली, आरबीआई ने, और गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा संकुचनकारी राजकोष नीति अपना ली, तो कीमतें फिर सामान्य कीमत स्तर से भी नीचे जा सकती। अरे 50 रुपए वाली वस्तु 20-25 में भी आ सकती है, ऐसा भी हो जाता है। तो जब ये कीमतें सामान्य कीमत स्तर से नीचे चली गई है, ये सिचुएशन हो जाती है, तो इस सिचुएशन का नाम है डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन। क्लियर यहां तक? हिंदी में इसको कहेंगे अवस्फीति। अवस्फीति, डिफ्लेशन लिख लो, चाहे आप क्या लिख लो, आप क्या लिखना? अवस्फीति। क्या होती है डिफ्लेशन? है डिफ्लेशन अर्थव्यवस्था की कौन सी स्थिति या कौन सी सिचुएशन का नाम है? तो आप ये कहो कि उसमें कीमतें सामान्य कीमत स्तर से नीचे चली जाती हैं। और आपसे पूछ लिया कि विस्फीति या डिसइन्फ्लेशन का क्या अर्थ है, तो आप कहो कि मौद्रिक नीतियों, संकुचनकारी मौद्रिक नीतियों और संकुचनकारी राजकोषीय नीतियों से जबरदस्ती कीमतों को नीचे लाना, लेकिन सामान्य कीमत स्तर से ऊपर बनी रहना। वो कौन सी सिचुएशन का नाम है? विस्फीति का। देखो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी है, इसमें कीमतें सामान्य कीमत स्तर से बहुत ज्यादा गिर गई। जब भाव एकदम से डाउन हो गए, तो आपको पता है कि भाई उद्योग धंधे बंद होना शुरू हो जाते हैं, व्यापारियों को घाटा लगना शुरू हो जाता है, और उद्योग धंधे बंद होते हैं तो बेरोजगारी बढ़ जाती है, लोगों को अपने काम से छटनी करना शुरू करते हैं। बहुत सारी कंपनियां, जब मंदी आती है तो आपको पता है कंपनियां अपने कर्मचारियों की छटनी शुरू कर देती हैं। जब बेरोजगारी बढ़ती है, कर्मचारियों की छटनी शुरू हो जाती है, मार्केट में उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, आर्थिक गतिविधियां रुक जाती हैं, अर्थव्यवस्था में एकदम सुस्ती आ जाती है। तो उस सुस्ती कह रहे, क्या सुस्त क्या हो रही है आज? यार बुखार हो रही है कहीं मैं सुस्त क्या हो रही है एकदम, तो कहे बुखार हो रही है। दुकानदार ने पूछा, रहे बैठा लगा मीठे हो के काम नाम कर रहे होते आजकल, कि आप मार्केट सुस्त है। मार्केट सुस्त है, इसका मतलब ग्राहक नहीं है। मार्केट में जब ग्राहक नहीं है तो भाव अपने आप क्या हो जाते हैं? डाउन हो जाते हैं। ये कंडीशन बहुत खराब होती है। इस कंडीशन का नाम दे देते हैं आर्थिक मंदी। क्या नाम देते हैं? आर्थिक मंदी या अवस्फीति। वर्ल्ड में आपको पता है कि भाई विश्व में, अमेरिका में भी मंदी आई है, पूरे विश्व में महान आर्थिक मंदी। बताओ विश्व की महान आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 से 1933 के दौरान आई थी महान आर्थिक मंदी। क्लियर यहां तक? ये मंदी का सिचुएशन है, सबके पास काम खत्म हो जाता है। अब देखो ये कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी है। एक मैंने आपको बताया था, कौन से अर्थशास्त्री ने कहा था कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है, लेकिन अवस्फीति क्या है? अनुपयुक्त। ये अन्यायपूर्ण है लेकिन ये अनुपयुक्त है। ये अन्याय करती है, धनिकों को धनिक बनाती है, गरीबों को गरीब बनाती है, लेकिन ये तो सबके लिए खराब है। गरीबों के लिए भी खराब, रोजगार छूट गया उनका, उद्योगपतियों के लिए भी खराब, ये सबके लिए खराब है। तो ये क्या है? अनुपयुक्त। किसने कही थी बात? प्रोफेसर किन्स ने कही थी। अब साहब इस सिचुएशन को कौन दूर करेगा? अरे ये कंडीशन खराब है ना, कौन दूर करेगा? अपने तो बस की बात है नहीं, सरकार करेगी, देश का केंद्रीय बैंक करेगा,
समझ गए नहीं भाई, अपन तो दर्शक बन करके भी देख सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट दर्शक नहीं बन सकती, देश का केंद्रीय बैंक दर्शक नहीं बन सकता। उनकी भूमिका क्रियात्मक होती है। क्या होती है? उनकी भूमिका क्रियात्मक होती है, उनको एक्टिविटीज करनी पड़ती है, उनको अर्थव्यवस्था चलानी पड़ती है, समझ गए? जबकि अपन अर्थव्यवस्था को देखते हैं सिर्फ। क्लियर तक? उनको काम करना पड़ता है। अरे यार, तो यहां पर केंद्रीय बैंक भी अपना प्रयास करेगा, सरकार भी अपने प्रयास करेंगे कि ताकि कीमतें बढ़े, मंदी से अर्थव्यवस्था क्या है, छुटकारा मिले, मंदी से बाहर आए अर्थव्यवस्था। तो इसके लिए केंद्रीय बैंक जो उपाय अपनाएगा उसको क्या कहेंगे? अपने मौद्रिक नीति। और सरकार जो उपाय अपनाएगी उसको क्या कहेंगे? अपने राजकोषीय नीति। केंद्रीय बैंक कौन सी मौद्रिक नीति अपनाएगा? संकुचनकारी या विस्तारवादी? विस्तारवादी। वो चाह रहा है कि लोगों के पास पैसा आए। अरे कहें कि भाई दुकानदारों को भी आप बैठे क्यों हो, कैसी चल रही है आपकी दुकानदारी, कैसे आप पूरे दिन ऐसे बैठे रहते हैं, क्यों, क्या हो गया, अगर ग्राहक नहीं आ रही? अब गवर्नमेंट ये सोचेगी केंद्रीय बैंक से ग्राहक क्यों नहीं आ रहे, तो ग्राहकों से पूछेंगे भाई आप क्यों नहीं जा रहे, लोग बाहर दुकानों में क्यों नहीं जा रहे, आप खरीदने खरीदा करो सामान वामान, क्यों नहीं खरीद रहे आप कि भाई सामान वामान खरीदा करो, आप क्यों नहीं खरीद रहे? तो भाई पिसाई को नहीं खरीदा, क्या हो पिसा है तो खरीद ले, वहां बाहर जरूरत है सबकी है लेकिन पैसा नहीं है। तो फिर केंद्रीय बैंक क्या करेगा कि यार नोट जारी करो, गवर्नमेंट भी करेगी, यार लोगों के पैसा आना चाहिए। गवर्नमेंट अपने खर्चे शुरू कर देगी, विकास कार्य शुरू कर देगी, कहीं रोड बनवाएगी, कहीं मिट्टी खुदवाएगी, कहीं पुल बनाने का, सड़कों का काम शुरू कर देगी, वैकेंसियां निकाल देगी, भर्तियां निकाल देगी, गवर्नमेंट की नौकरियां देगी लोगों को। तो इससे लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा। पैसा आएगा, अब तो आ गया ना पैसा हाथ में कि साहब आ गया, तो जाओ मार्केट में आप खरीदो। जैसे मार्केट में ग्राहक आएंगे तो उद्योगपति जो व्यापारी बैठे कई दिनों से, उनके भी चेहरे पर क्या आएगी? चमक आएगी कि हाँ भाई आ तो रहा है जब वो ग्राहक आने शुरू हो गए, ग्राहक आने शुरू हो गए तो साहब वो इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर देंगे, दुकान का शटर जो बंद कर रखे थे वो वापस से खोलने शुरू कर देंगे। जिन कर्मचारियों को, मजदूरों को काम से निकाला था कि भाई वापस आ जाओ, काम शुरू हो गया है, तो वो वापस आना शुरू हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था क्या है, वापस से ऊपर की ओर आने लग जाएगी। नहीं क्यों? और फिर जब ग्राहक आना शुरू हो गए तो भाव भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो ये कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और ये कीमतें बढ़ते बढ़ते, देखो यहां से ये सिचुएशन है, कीमतें बढ़ रही है ना, अपने आप ही बढ़ रही है क्या? कीमतें अपने आप बढ़ रही है ना? अपने आप नहीं बढ़ रही है, अपने आप तो गिरती हैं, बढ़ाना पड़ता है फिर उनको। बढ़ा कौन रहा है? ये मौद्रिक नीतियां और राजकोषीय नीतियां इसको बढ़ा रही हैं। तो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीतियों से कीमतों का बढ़ना, लेकिन सामान्य कीमत स्तर से नीचे बने रहना, इस सिचुएशन का नाम है संस्फीति। इसको बोलते हैं रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्लियर यहां तक? और फिर रिफ्लेशन से अगर कीमतें वापस निकल गई ऊपर, तो वापस क्या आ गई? इन्फ्लेशन। ये वापस क्या आ गई? इन्फ्लेशन की सिचुएशन। और वापस इन्फ्लेशन आ गई तो फिर वही केंद्रीय बैंक एक्टिव हो जाएगा, गवर्नमेंट एक्टिव हो जाएगी, वापस से लाओ खींच करके इनको, तो वापस खींच करके लाएंगे तो वापस क्या आ जाएगी? ये कंडीशन आ जाएगी। ये आपको याद रखनी है एक चीज। बना लो, चलो बना लो आप।
उतार लिया होगा भाई। मशीन बनाओ। इसको सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है। यार कहीं यहाँ जमा जमा धीरे 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 धीरे, बस खींचना आपको, बस खींच दो। करें आगे भाई। अब आप पढ़ देखो, अपन क्या रहे थे, गतिहीन मुद्रास्फीति या इसको आप क्या कहेंगे, स्टैगफ्लेशन। ये वर्ड याद रखना भाई, स्टैगफ्लेशन क्या होता है। अब आप देखो 1970 के अंदर अमेरिका के अंदर और जो दूसरे विकसित कंट्रीज थे, मैं बात कौन से दशक की कर रहा हूं, 1970 के दशक की बात कर रहा हूं मैं। 1970 के दशक में अमेरिका और अमेरिका के साथ अन्य जो डेवलप कंट्री थी, उनमें क्या हुआ था देखो, उसमें एक नई सिचुएशन देखने को मिली जिसको अभी तक लोगों को ज्ञान नहीं था। अब वो सिचुएशन क्या थी कि उस सिचुएशन में कीमतें बढ़ रही थी। देखो जब कीमतें बढ़ती हैं, ध्यान देना भाई, जब कीमतें बढ़ती हैं, अपने पढ़ा कि उत्पादक और व्यापारी वर्ग का प्रॉफिट बढ़ जाता है, उनका लाभ बढ़ जाता है। और जब उत्पादक और व्यापारी वर्ग का प्रॉफिट बढ़ता है, उनका लाभ बढ़ता है, तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अरे भाई, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी व्यापारी हो, जब उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा निवेश होगा, तो लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा। भाई नई नई कंपनियां खुलेंगी तो रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे। क्लियर यहां तक। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है कि जब कीमतें बढ़ती हैं, कीमतें बढ़ने के साथ साथ में प्रोडक्शन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलता है, मतलब रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं, या आप इसको कह दो कि बेरोजगारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे यहां तक ये सिचुएशन का नाम क्या है, इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है। अब ये सिचुएशन जो हो रही है उसमें क्या पढ़ा था अपने कि कीमतें गिर रही हैं, कीमतें गिरने के साथ में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कि भाई उत्पादकों और व्यापारियों को हानि होने लग जाती है, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, उद्योग धंधे बंद होते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है। अब 1970 में एक नई सिचुएशन देखने को मिली अमेरिका में और अन्य जो डेवलप विकसित राष्ट्र हैं उनके अंदर, कि कीमतें भी बढ़ रही हैं। क्या हो रहा है, कीमतें भी बढ़ रही हैं। कीमतें बढ़ने के साथ में बेरोजगारी कम होनी चाहिए थी, लेकिन बेरोजगारी भी बढ़ रही, कीमतें भी बढ़ रही हैं और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, और उत्पादन बढ़ने के बजाय उत्पादन में क्या है, स्थिरता बनी हुई है, उसमें स्टेबिलिटी बनी हुई है, उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रहा। जैसे भारत के अंदर देखो, आपको पता है कि महंगाई बढ़ रही है ना, महंगाई बढ़ने के साथ में उत्पादन बढ़ रहा है, क्या बढ़ तो रहा है लेकिन धीमी गति से बढ़ रहा है, तो आप उसको ये कह सकते हो कि ये भी स्टेबल बना हुआ है। और बेरोजगारी कम हो रही है क्या, नहीं हो रही। कीमतें बढ़ने के साथ में, महंगाई बढ़ने के साथ में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये सिचुएशन और ये सिचुएशन एक साथ देखने को मिल रही है, और जब एक साथ देखने को मिलती है उसी का नाम क्या है, स्टैगफ्लेशन। अब आपसे कोई ये पूछे कि भाई स्टैगफ्लेशन क्या होता है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि बढ़ती कीमतों के साथ, सुना, बढ़ती कीमतों के साथ बढ़ती बेरोजगारी का पाया जाना। या तो ये लैंग्वेज आ जाएगी, या आप कह सकते हो कि स्टैगफ्लेशन का अर्थ है कि मुद्रास्फीति के साथ उत्पादन स्थिरता का पाया जाना, तो भी वही बात है। तो इसका मतलब स्टैगफ्लेशन क्या होगी, बढ़ती कीमतों के साथ बढ़ती बेरोजगारी या उत्पादन स्थिरता का पाया जाना क्या कहलाता है, स्टैगफ्लेशन। लिखो अब आप, स्टैगफ्लेशन में लिखा रहा हूं मैं आपको, इसमें लिखा रहा हूं, लिखाऊं। जब अर्थव्यवस्था में, जब अर्थव्यवस्था में बढ़ती कीमतों के साथ बढ़ती बेरोजगारी का
बढ़ती कीमतों के साथ ऊंची बेरोजगारी, बढ़ती कीमतों के साथ ऊंची बेरोजगारी तथा उत्पादन स्थिरता, उत्पादन स्थिरता। जब बढ़ती कीमतों के साथ क्या लिखा है मैंने, ऊंची बेरोजगारी, अरे बेरोजगारी का लेवल भी तो ऊंचा है, ऊंची बेरोजगारी तथा उत्पादन स्थिरता का पाया जाना। स्टैगफ्लेशन कहलाता है, स्टैगफ्लेशन कहलाता है। लिख लिया आपने? फिर लिखो वर्ष 1970 में, वर्ष 1970 में अमेरिका में, वर्ष 1970 में अमेरिका में बढ़ती कीमतों के साथ बढ़ती कीमतों के साथ बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती बेरोजगारी तथा उत्पादन स्थिरता, उत्पादन स्थिरता, बढ़ती बेरोजगारी तथा उत्पादन स्थिरता देखने को मिली, उत्पादन स्थिरता देखने को मिली, जिसे स्टैगफ्लेशन नाम दिया गया, जिसे स्टैगफ्लेशन नाम दिया गया। क्लियर यहां तक? यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और अपस्फीति दोनों के लक्षण एक साथ देखने को मिले तो वो भी क्या है, स्टैगफ्लेशन है। लिखो अर्थार्थ, अर्थार्थ स्टैगफ्लेशन में, स्टैगफ्लेशन में मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति और अपस्फीति, मुद्रास्फीति और अपस्फीति के लक्षण, के लक्षण एक साथ देखने को मिलते हैं, के लक्षण एक साथ देखने को मिलते हैं, तो उसे, तो उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, तो उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। क्वेश्चन लिखो, मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था है, मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था है। आपको ये बताना है कि मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था कौन सी है। पहले लिखो स्टैगफ्लेशन, दूसरा लिखो रिफ्लेशन, तीसरा लिखो डिफ्लेशन और 4 नंबर लिखो डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन।
आपको बताना है कि मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन की विपरीत अवस्था कौन सी है? 3 नंबर डिसइन्फ्लेशन। अरे 1 मिनट, मैंने 2 बार लिख दिया गया। 1 मिनट, मैंने ऑप्शन 2 बार लिख दिए। अच्छा अच्छा, हाँ 1 बार ही लिखा, चलो ठीक है, रिफ्लेशन। हाँ, कौन सा आएगा इसमें? 3 नंबर डिफ्लेशन। बिल्कुल इसकी विपरीत अवस्था है डिफ्लेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हो आप? अवस्फीति। अवस्फीति ये एकदम विपरीत अवस्था है। अगला क्वेश्चन लिखो। संकुचनकारी 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 मौद्रिक नीति, संकुचनकारी मौद्रिक नीति तथा संकुचनकारी राजकोषीय नीति। दोबारा सुनो, मैंने लिखा है संकुचनकारी मौद्रिक नीति, संकुचनकारी राजकोषीय नीति से कीमतों का गिरना, कीमतों का गिरना कहलाता है। कीमतों का गिरना कहलाता है। पहला ऑप्शन लिखो अवस्फीति। अवस्फीति। दूसरा लिखो विस्फीति। विस्फीति। तीसरा लिखो संस्फीति। तीसरा क्या लिखा है मैंने? संस्फीति। और 4 नंबर लिखो इनमें से कोई नहीं है। मैंने आपको लिखा संकुचनकारी मौद्रिक नीति, संकुचनकारी राजकोषीय नीतियों से कीमतों का गिरना, मतलब इनके परिणाम स्वरूप कीमतें गिर रही हैं, तो कौन सा आएगा? अरे विस्फीति की संस्फीति, इसमें आएगा विस्फीति। तो आप उत्तर करो विस्फीति। क्लियर यहां तक? अब आप मुझे अगर प्रश्न आ जाए कि विस्फीति में भी कीमतें गिर रही हैं और अवस्फीति में भी कीमतें गिर रही हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? विस्फीति में कीमतें सामान्य कीमत स्तर से ऊपर हैं, जबकि अवस्फीति में कीमतें सामान्य कीमत स्तर से नीचे हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। निम्न में से किस अर्थशास्त्री के अनुसार है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री के अनुसार है मुद्रास्फीति सदैव एवं सर्वत्र, मैंने क्या बताया? मुद्रास्फीति सदैव एवं सर्वत्र मौद्रिक घटना है। मौद्रिक घटना है। मुद्रास्फीति सदैव एवं सर्वत्र एक मौद्रिक घटना है। एक मौद्रिक घटना है। ये कौन से अर्थशास्त्री ने बातें कही है? पहला लिखो प्रोफेसर केन्स। दूसरा लिखो मिल्टन फ्रीडमैन। तीसरा लिखो
हार्टले विदर्स, हार्टले विदर्स। 4 नंबर लिखो, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। मुद्रास्फीति को सदैव और सर्वत्र एक मौद्रिक घटना किसने बताया है? हार्टले विदर्स ने। इसमें हाँ, कोई भी भाई उत्तर बताओ। एक तो हार्टले विदर्स बताया है, 1 नंबर, 2 नंबर, अब एक ही नहीं। तो इसमें आपका उत्तर आएगा 2 नंबर, मिल्टन फ्रीडमैन। एक लाइन लिखो इसके अंदर है, लिखो इसमें, आधुनिक मुद्रावादी अर्थशास्त्री, आधुनिक आधुनिक मुद्रावादी अर्थशास्त्री, आधुनिक मुद्रावादी अर्थशास्त्री। देखो, मुद्रावादी अर्थशास्त्री भी किसको मानते हैं? मिल्टन फ्रीडमैन को। आधुनिक मुद्रावादी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रास्फीति सदैव एवं सर्वत्र, बोला हमेशा ही और सब जगह ही, सर्वत्र मतलब सब जगह ही, सदैव एवं सर्वत्र एक मौद्रिक घटना है। जो मुद्रा की पूर्ति का समग्र उत्पादन, मुद्रा की पूर्ति का समग्र उत्पादन से अधिक बढ़ने के कारण मुद्रा की पूर्ति का समग्र उत्पादन से अधिक बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखो, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए संकुचनकारी राजकोषीय नीति ही संकुचनकारी राजकोषीय नीति ही मुख्य उपाय है। मुख्य उपाय है। नीचे लिखो, किसके अनुसार, किसके अनुसार, मतलब किसके अनुसार, मतलब कौन, किसने बताई ये बात कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए संकुचनकारी राजकोषीय नीति ही मुख्य हथियार है। राजकोषीय नीति को मुख्य हथियार किसने बताया है? पहला ऑप्शन लिखो, प्रोफेसर किन्स। दूसरा लिखो, मिल्टन फ्रीडमैन। और तीसरा लिखो, प्रोफेसर मार्शल। और 4 नंबर लिखो, इनमें से कोई नहीं। मार्शल है। इसमें आएगा प्रोफेसर किन्स। एक लाइन यहां पे लिखो, आप लिखो, मुद्रास्फीति को
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रोफेसर किन्स ने राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण बताया है क्योंकि प्रोफेसर किन्स के अनुसार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि मुद्रास्फीति का सार्वजनिक व्यय में वृद्धि मुद्रास्फीति का मुख्य कारण है, मुख्य कारण है। देखो किन्स ने बताया कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, कि कह रहा है कि गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है, गवर्नमेंट घाटे का बजट बना रही है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। इसलिए गवर्नमेंट को अपने खर्चों पर क्या कर लेना चाहिए, कंट्रोल कर लेना चाहिए। गवर्नमेंट अपने सरकारी व्यय को, गवर्नमेंट सार्वजनिक व्यय को कम कर लेगी तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, राजकोषीय नीति पर बल किसने दिया है, किन्स ने। अब प्रश्न आ जाए तो फिर मौद्रिक नीति पर बल किसने दिया है, तो मिल्टन फ्रीडमैन। दो ही तो नाम याद रखने, एक तो किन्स का, एक है मिल्टन फ्रीडमैन का। किन्स की राजकोषीय नीति है, मिल्टन फ्रीडमैन की कौन सी है, मौद्रिक नीति। लिखो नीचे, लिखो मिल्टन फ्रीडमैन है, नीचे को निशान लगाए, लिखो मिल्टन फ्रीडमैन ने मुद्रास्फीति, मिल्टन फ्रीडमैन ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति को अधिक महत्व दिया है। मौद्रिक नीति को अधिक महत्व दिया है क्योंकि इनके अनुसार अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की मात्रा में अधिक वृद्धि, मुद्रा की मात्रा में अधिक वृद्धि और कमी के कारण उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। ओके भाई, तो मुद्रास्फीति वाला टॉपिक मेरे हिसाब से आपका कंप्लीट हो गया है।